मैं माँ भारती आज़ादी की इस वर्षगांठ पर अपने संतानों से कुछ आत्मीय बातें करना चाहती हूँ। हे मेरे प्यारे पुत्र पुत्रियों, आज तुम सभी आज़ाद हवा में सांस ले रहे हो। आज आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तुम तो जानते ही हो कि मैं लोकतंत्र की जननी भी रही हूँ और लोकतंत्र की सफलता के लिए भी तुम्हें बहुत सारी बधाइयाँ। लोकतंत्र की सफलता के लिए तत्पर और अपने कर्तव्य पथ पर अटल तुम सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। आज़ादी की वायुमंडल तुम्हें दीर्घकाल तक सुखी रखे, स्वस्थ रखे, मेरी कामना तुम सभी के साथ है। इन 75 वर्षों में तुम सभी के प्रगति के लिए और दुनिया में मुझे ऊंचा स्थान देकर मान बढ़ाने के लिए हार्दिक बधाई। आज मैं माँ भारती तुम सभी से एक बात कहना चाहूँगी, सुनोगे ना? आज अपनी गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर मुक्त कराने वालों से तुमसे परिचय कराऊंगी। अपने लाखों चहेतों का मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन वे सभी मेरे दिल के टुकड़े हैं। एक एक कर मुझे याद हैं। मेरी मुक्ति के लिए हुआ संग्राम एक समन्वित सुसंगठित प्रयास था। उसके किस्से मैं तुम सभी को बताऊंगी, लेकिन इसके पहले तुम सभी मेरी एक खास अपील सुन लो। हे मेरे नादान बच्चों, अपनी भारत माँ की पुकार सुन लो। अगर अब भी मेरी बातों पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हें बहुत पछताना होगा, मुझे भी दर्द होगा। तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मैं भूमि का एक टुकड़ा मात्र नहीं हूँ जिसे तुम देश कहते हो। यह अन्न उगलती उपजाऊ धरती, मेरे सम्मान को बढ़ाता गंभीर हिंद महासागर, रत्न उगलते पठार, सालों बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां, पर्वतों के सीने को चीरकर प्रवाहित सदा निरा नदियां, झील तालाब, कलकल करते झरने, मेघों की नाद सुनाता आसमान, घने जंगल, लता बितान, मरुस्थल रेगिस्तान, खनिज खदान, तटवर्ती मैदान, ये सब कुछ मेरे शरीर के हड्डी मांस लहू आदि जैसे हैं। अपनी नादानी की वजह से मेरे हृदय स्थल जैसे ग्लेशियर, फेफड़ों की तरह काम करते वन पर तुम लोग लगातार चोट पहुंचाते आ रहे हो। फिर भी मेरा चोटिल शरीर, बीमार तन जब तक संभव तुम्हारी रक्षा करता ही रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कान खोलकर सुन लो, ये सब सिर्फ मेरा शरीर हैं। मेरे शरीर में प्राण का संचार तो तभी तक रहेगा जब मेरे असंख्य बच्चे सुरक्षित रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। मेरा शरीर निष्प्राण हो जाएगा जब मेरे प्यारे बच्चे संकटग्रस्त होंगे। बार बार अपनी दिमाग में भर लो, मैं सिर्फ निष्प्राण जमीन का टुकड़ा मात्र नहीं जिसके लिए तुम सब झगड़ते हो। मेरी प्राण वायु, मेरी आत्मा तुम सभी हो जिसे तुम लोग जनता कहते हो। तुम सभी मुझ भारत माँ को क्या ऐसे ही खुशहाल कर लोगे? क्या ऐसे ही खुशहाल रख लोगे बिना जाति धर्म का झगड़ा छोड़े? नहीं, यह भ्रम होगा तुम्हारा। क्या तुम्हें पता नहीं कि कुछ ही स्वार्थी लोगों की कमजोरियों ने मुझे गुलाम बना डाला था? मेरी विविधता उन स्वार्थियों को समझ में नहीं आई थी और एकता के सूत्र को ही उन लोगों ने तोड़ डाला था। मेरे विशाल शरीर को उन लोगों ने टुकड़े कर डाला था। हजारों राजा रजवाड़े नवाब खड़े हो गए। जब मेरे शरीर पर विदेशी आक्रांताओं ने चोट किया, मेरा प्राण संकट में पड़ा था, तब भी वे एकजुट ना हुए थे। अंततः मुझे गुलामी झेलनी पड़ी थी। मेरी आत्मा मेरे निस्वार्थ बेटों को पुकार रही थी, बचा लो मुझे, ये मेरे शरीर को नोच डालेंगे, मेरे टुकड़े कर डालेंगे। इन्हें मेरी गोद पसंद नहीं, ये मेरे बच्चे नहीं, मालिक बनकर लूट खसोट करने के लिए आए हैं। उन अपढ़ कहे जाने वाले मेरे जंगली बच्चों ने मुझे बचाने की भरपूर कोशिश की थी,
जिन्हें तुम लोगों ने कभी मान नहीं दिया। जब मैंने उनके स्वाभिमान को ललकारा था, वो बाहरियों के खिलाफ उठ खड़े हुए थे, मर मिटे थे मेरी अस्मिता बचाने को। क्या तुम्हें याद नहीं सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव और उनकी प्यारी बहनें फूलो और झानो? क्या तुम्हें बिरसा याद नहीं आ रहा? किस किस की याद दिलाऊं मैं? उस वक्त हजारों उठ खड़े हुए थे। जब जब मैं दर्द भरी आहों से उन्हें पुकारा, वे जग गए, अपनी प्राणों का होम चढ़ा दिए। आज तुम्हें गिनना हो तो गिन लो देश भर में बिखरे पड़े उनकी यादों को। लेकिन यहाँ भी कुछ स्वार्थी यह चालाकी ना दिखा दें कि वे अपने स्वार्थों के लिए लड़े थे। वैसे भी मेरे वीर सिपाहियों के बलिदान को वे चाटुकार राजा रजवाड़ों और जमींदारों को बचाने का प्रयास मात्र कहकर नकारते आए हैं। तुम लोग भी जानकर अनजान बन जाते हो और यह नहीं समझ पाते कि वे अधिकतर किसान परिवारों से थे, जो पढ़े लिखे तो ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरी पुकार सुन बड़ी संख्या में एकजुट हो गए थे। मुझे बचाने के खातिर वे उन राजा रजवाड़ों और नवाबों के साथ भी खड़े हो गए थे जिन्हें अंग्रेजों ने राजद्रोही समझ रखा था। भला क्या दोष था उन सिपाहियों में? वेतन और ओहदे में भेदभाव का ही विरोध तो कर रहे थे। मेरे प्राण किसान उन स्वार्थियों की धुरता भरी चाल में फंसकर जाति और संप्रदाय की दलदल में फंसे हुए थे जिनके बेटे सिपाही हुआ करते थे। लेकिन वे उस वक्त लड़ तो रहे थे मुझे बचाने के लिए ही। वह तो पढ़े लिखे लोगों की नासमझी ही थी जो उनके संग्राम में मीन मेष निकालते रह गए और कभी साथ नहीं आ पाए। कभी तुम्हें उन धूर्त रजवाड़ों नवाबों की याद नहीं सताती जो मुझे मुक्त कराने के महान विद्रोह में बाधक बन गए थे। एक एक कर मेरे प्यारे सिपाहियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाता रहा। राजद्रोही जमींदारों, अंग्रेज शत्रुओं से जूझ रहे राजवाड़ों और नवाबों को तंगो तबाह किया जाते रहा, लेकिन वे लड़ते रहे, मर मिटे, लेकिन माफ़ी नहीं मांगे। इसे क्या कहोगे तुम लोग? जो मेरी अस्मिता बचाने आए वे सिर्फ स्वार्थी नजर आते हैं तुम्हें? कभी उनकी भावनाओं का ख्याल नहीं? याद रखो, उस वक्त मुझसे निस्वार्थ प्रेम करने वालों की आशा कैसे कर सकते हो जब मेरा शरीर टुकड़े टुकड़ों में बटा था। फिर भी जिंदा थी मैं, उन्हीं पराक्रमी योद्धा पुत्र पुत्रियों की साहस के ख्याल कर करके। मेरा अस्मट लुटते रहा और क्षुद्र स्वार्थी पतित लोग राजभक्त बने रहे। वे अंग्रेजों को मेरा दोहन करने में भरपूर साथ देते रहे। उन्हें कोई चिंता नहीं थी। वे बड़ी बड़ी जमींदारियां हासिल करते रहे और बिना योग्यता राजभक्ति के बदले उपाधियां भी पाते रहे। लेकिन ऐसा नहीं समझ लेना कि सब के सब राजभक्त ही थे। कुछ अपनी योग्यता के दम पर भी आगे बढ़ रहे थे और मेरा आबरू बचाने के लिए भी हाथ बढ़ा रहे थे। बहुतों ने तो अपनी गरीबी में भी मेरा ख्याल न छोड़ा और कुछ तो उच्च कुलों में जन्म लेकर भी सुख स्वार्थ त्याग अपनों से अपमान झेलते हुए भी मेरी कमजोर संतानों को उठाने में ही लगा हुआ था। मनुष्य को नीचा दिखाने वाली कुरीतियों से लड़ते हुए इनमें से बहुतों ने शिक्षा को हथियार बनाया और मुझे कोढ़ से बचाया। याद होगा तुम्हें राजा राम मोहन राय, जो एक ऐसी ही कोढ़ सती प्रथा के खिलाफ लोगों को सतर्क कर रहा था, पढ़ने लिखने की व्यवस्था कर रहा था। ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले के साथ तुम्हें फातिमा शेख भी याद होनी चाहिए। उधर दयानंद लोगों में देशभक्ति का आह्वान कर रहा था। महिलाएं भी औपचारिक शिक्षा हासिल करने के लिए कदम बढ़ा रही थीं। कादम्बिनी और चंद्रमुखी भारत की पहली महिला स्नातक बनी। आनंदीबाई और रखमा चिकित्सा की डिग्रियां हासिल कर रही थीं। मतलब समय समय पर मेरी संतानें आगे भी आ रही थीं ताकि मेरा मान बढ़े। अब तक मेरी कई संतानें पढ़ लिख गई थीं। आज की तरह वे मैकाले के भूत का रोना नहीं रो रहे थे, बल्कि मैकाले की जुत्ती मैकाले के सिर पर दे मारने के चक्कर में थे। अब अधिकतर अपनी गलती पहचान चुके थे कि जो अंग्रेज अपनी देश की मिट्टी में पैदा होने का इतना गर्व करते हैं, वे मात्र शासक और शोषक ही नहीं थे, बल्कि मानवता के भी दुश्मन थे। उनकी नकल कर अपनी मिट्टी को नीचा दिखाना ठीक नहीं। अंग्रेज वही अंग्रेजी पढ़ अपना उत्थान कर सकते हैं
तो हम इससे पीछे कैसे हो जाएंगे? अब जरा बताओ, उनकी क्या गलती थी इसमें? वे अंग्रेजी पढ़े जरूर, लेकिन नकलची नहीं हुए। वे अंग्रेजों की चाल को बखूबी समझते और उनकी लूट की खुलेआम आलोचना किए। अपने देश के धन के निष्कासन कैसे हो रहा है, उन्हीं की भाषा में वे लोग जवाब दिए। तब मेरे पढ़े लिखे संतान संगठित होने लगे थे और कई संगठन बनाए ताकि मेरी प्रगति हो। कईयों ने तो देसी भाषाओं में भी अखबार निकालकर मेरी अपढ़ संतानों को भी जागरूक करने का प्रयास किया। हाँ, उनके विरोधी भी कम न थे। वे भी विरोधी संगठन खड़ा करते थे, लेकिन अब तो बहुत से लोग उनकी चालों को समझने लगे थे। इस तरह जागरूकता बढ़ते गई थी और मेरी अस्मिता की रक्षा का ख्याल भी बढ़ते गया था। अब कई क्षेत्रीय संगठनों को मिलाकर एक राष्ट्रीय संगठन बनाने की बारी थी। लोगों में राष्ट्र की भावना भी पहले से बढ़ने लगी थी। कुछ उत्साही लोगों ने कांग्रेस का गठन किया। तुम में से कुछ इस बात के भी शिकार हो जाते हो कि वे राष्ट्रभक्त नहीं थे। बहुत सारी उलाहनाएं होती हैं तुम्हारे मन में। तुम में से बहुतों को लगता है कि वे लोग क्या खाक लड़े होंगे आज़ादी के लिए। उनके मन में तो आज़ादी का दूर दूर तक भी भाव न था। वे तो अंग्रेजों से प्रार्थना पत्र दे देकर भिखमंगी करते थे। लेकिन एक तथ्य तो भूल ही जाते हो कि उस दौर में उससे भी मुझे काफ़ी राहत मिल जाती थी। एक भविष्य की आशा जरूर बन जाती थी कि यह संगठन लोगों को आगे के लिए जागरूक कर रहा है, राजनीतिक प्रशिक्षण दे रहा है, जिससे आगे चलकर मुझे पूर्ण रूप से आज़ाद कराने वाले लोग भी आएंगे। अभी छोटी मोटी राजनीतिक और आर्थिक छूटें मांगने वाले लोगों में ही अगली पीढ़ी में गर्मजोशी के साथ आवाज़ उठाने वाले लोग भी आएंगे। उधर मेरी कुछ वीर संतानें क्रांति का अलग जगाने को तत्पर होने लगी थीं ताकि मुझे आज़ाद किया जा सके। वे लोग मेरी धरती के अलावे विदेशी धरती पर भी मेरी सोती हुई संतानों को जगा रहे थे। उठो, जगो, सवेरा होने वाला है। माँ भारती को जंजीरों से मुक्त कराना है। इसके लिए कईयों को फांसी हुई, कईयों को उम्र कैद। मेरी एक और पढ़ा लिखा संतान अमेरिका के शिकागो में मेरी संतानों के साथ ही अमेरिकनों को भी भारत की संस्कृति के महत्व को समझा रहा था। वह लोगों को समझा रहा था, उठो, जगो, तब तक चलते जाओ जब तक कि लक्ष्य ना प्राप्त कर लो। इधर फिर मातृभूमि में आकर कई कुरीतियों पर वह प्रहार कर रहा था। क्या यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा था? हाँ, उसके कामों से मेरे जख्म भर रहे थे। उसने मेरी घावों को कुरेदा जरूर था जिसमें मरहम पट्टी हो सके। उससे मुझे सुकून भी मिली थी और आज़ादी का ख्याल भी मजबूत हुआ था। दरअसल ये मेरी पढ़ी लिखी संतानें मुझ में ये भरोसा पैदा कर रही थीं कि राजनैतिक आज़ादी तभी हासिल हो पाएगी जब उस आज़ादी को हासिल करने लायक सामाजिक चेतना लोगों में आए। वे लोग अपने कामों से लोगों को समझा रहे थे कि अपनी सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का दोष मुझ पर ना थोपें और ना ही किसी अलौकिक शक्ति पर। लोगों की गुलामी ही मेरी गुलामी है और इस गुलामी का कारण सदियों से उनके मन में बोई गई गुलामी के मानसिकता वाली बीज है जिसे उखाड़ना होगा। इस तरह यह आज भी मेरी आज़ादी की ओर बढ़ाया गया एक कदम था। वे कदम सिर्फ अंग्रेज़ों की राजनीतिक गुलामी ही नहीं बल्कि लंबे समय से उनकी गुलामी से उपजी मानसिक गुलामी को ख़त्म करने के लिए भी ज़रूरी थे। इसलिए उन सब की तरफ मैं सम्मान से देखती हूँ, उनके कदमों को क्रांतिकारी मानती हूँ। इधर कांग्रेस अपनी उदारवादी चेहरा से बाहर आ रहा था और लाल बाल पाल की तिकड़ी लोगों में जोश भर रहा था। शहरी मध्यम शिक्षित वर्ग इनकी बातों से प्रभावित था और मेरे स्वशासन का प्रयास चलने लगा था। मुझ में भरोसा भी जगा था। फिर भी इनका दायरा सीमित था और गांवों में रहने वाले किसान, मजदूर और महिलाओं की शक्ति का लाभ इन्हें नहीं मिल पा रहा था। इधर एक खतरनाक लक्षण मुझे नजर आने लगी थी जिसमें मैं सहमी थी कि आगे चलकर कहीं मेरे टुकड़े ना हो जाएं। अंग्रेजों की बोई सांप्रदायिकता की विषबेल पनपने लगी थी। हिंदू मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बना दिए गए थे। उधर अरविंद की क्रांतिकारी बातों से कुछ सुकून मिल रहा था
और युगांतर तथा अनुशीलन समिति जैसी क्रांतिकारी संगठन मेरी शीघ्र मुक्ति के लिए भी लगे हुए थे। एक बार फिर विदेशों की धरती से भी मेरे लाल मुझे मुक्त कराने के लिए छटपटा रहे थे। कईयों के क्रांतिकारी कारनामों से मैं दंग थी कि मेरी कोख से निकले ऐसे दीवानों के रहते मैं लंबे समय तक गुलाम नहीं रखी जा सकती। वाकई गदर के क्रांतिकारी मिजाज से मैं गदगद थी। लेख लिखे जा रहे थे, पत्रिकाएं निकाली जा रही थीं, लोगों में चेतना भरी जा रही थी। यह सिर्फ गदर के लोग ही नहीं कर रहे थे, बल्कि मेरी मुख्य भूमि से राष्ट्रवादियों द्वारा लोगों में चेतना के लिए भी अखबार निकाले जा रहे थे। अखबार और पत्रिकाएं आज़ादी के हथियार जैसे कारगर थे। हाँ, इन हथियारों से मेरी वास्तविक आज़ादी के लिए भी लड़ा जा रहा था। कोई लड़ाई अंतिम नहीं होती। एक के बाद दूसरी पीढ़ी के योद्धा आते गए। मैं फूले न समा रही थी। गर्मपंथ के बाद गांधी की देश यात्रा से एक बार की मुझे लगा कि मेरा यह लाल अपनी यात्रा से मुझे कुछ समझ लेगा। उसने मेरे मन मस्तिष्क को समझने का प्रयास किया और यह पहचानने में सफल रहा कि मेरी आत्मा तो गांवों में बसती है, जहां भूखे किसान और मेहनतकश मजदूर रहते हैं। यही निहत्थे लोग आज़ादी के सिपाही होंगे। इन्हें कांग्रेस से जोड़ना होगा और महिलाओं को भी साथ लाना होगा। तुम लोगों में कुछ सोचते होगे कि कमियां तो गांधी के राह और उनके सोच में भी थीं। वे भारत को पूरी तरह समझ नहीं पाए और अंग्रेजों को प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के लिए भारतीय लोगों को तैयार किए। हाँ, यह सही है, लेकिन इससे उस वक्त गांधी को यह लगा था कि अंग्रेज अपने वादे के मुताबिक बहुत सारी छूटें देंगे और स्वशासन की राह आसान हो जाएगी। यहाँ तो गांधी चूक गए, लेकिन उनको यह समझते देर न लगी कि इन अंग्रेजों से मुकाबले के लिए जन भागीदारी चाहिए और चंपारण से बढ़ाया गया एक छोटा सा कदम 3 वर्षों में ही असहयोग तक पहुंच गया, जिसमें व्यापक जन भागीदारी थी। हिंदू मुस्लिम एकता की कई मिसालें देखने को मिली थीं। जालियांवाला बाग के गहरे जख्म ने गांधी को अंग्रेजों की न्यायप्रियता जैसी बातों में उनके विश्वास को हिला दिया और वे खिलाफत और असहयोग के लिए तैयार हुए। जब आंदोलन अपनी उफान पर था, तभी चौरी चौरा की एक हिंसा की घटना ने गांधी को आंदोलन वापस लेने के लिए विवश कर दिया। उनकी इस कदम की व्यापक आलोचना हुई। सुभाष, नेहरू जैसे उनके समर्थक उनकी इस कदम की आलोचना की। कई नवयुवक अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ गांधी की राह में भरोसा करके असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिए थे। वे नौजवान अब वापस अपने स्कूलों कॉलेजों की ओर नहीं लौट सकते थे। उनमें गहरी निराशा थी और गांधीवाद से उनका जल्दी ही मोह भंग हो गया था। लेकिन जरा सोचो, बिना सोचे समझे गांधी को गद्दार और अंग्रेजों की कठपुतली बोल देना उन लाखों लोगों का अपमान नहीं है जो कई तरह से मेरी आज़ादी के लिए तत्पर थे। तुम में से बहुत ऐसा सोच सकते हो। सोचने की आज़ादी है तुम्हें। सोचने की आज़ादी ही तो तुम्हारा उत्थान करेगी। लेकिन ध्यान रखना, बिना तथ्यों को जाने तुम्हारी सोच भावनात्मक तो हो सकती है, तथ्यात्मक और वैज्ञानिक नहीं। हमारे क्रांतिकारियों का गांधीवाद से मतभेद था, गांधी से नहीं। ये लोग गांधी को गद्दार नहीं बोले कभी, और ना ही अंग्रेजों का दलाल। क्रांतिकारियों को गांधी की अहिंसा में थोड़ा भी विश्वास नहीं था और न ही गांधी को क्रांतिकारियों के साहसिक कारनामों में। इसका मतलब यह नहीं कि गांधी को इन नवयुवकों की देशभक्ति में कोई संदेह था। गांधी इन वीर नौजवानों की राह को भटके हुए युवाओं की राह बताते थे, जिसका जवाब इन जोश से भरे युवाओं ने फिलॉसफी ऑफ बम लिख करके दिया। वे भटके हुए युवा दल न होकर मेरे सच्चे सपूत थे। जिस तरह गांधी और उनकी सत्य और अहिंसा की राह में विश्वास कर लाखों लोग मेरी आज़ादी के लिए तन मन से जुटे थे, उसी तरह मेरे क्रांतिकारी पुत्रों के लिए मेरी गुलामी की जंजीर एक पल भी असह्य थी। उस जंजीर को तोड़ फेंकने के लिए वे नौजवान अपना जीवन दांव पर लगा देते थे। मेरी उन पुत्रों की साहस और वीरता की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती थी। वे भटके हुए अति उत्साही नवयुवक न होकर स्पष्ट क्रांतिकारी सिद्धांतों वाले थे, जिसका अंतिम रास्ता जन आंदोलनों की तरफ ही था। कई लोग बोल दिया करते हैं कि वे उल्का की भांति चमक बिखेरे और एक बार की अनंत आकाश में खो गए।
यह बात आगे चलकर गलत सिद्ध हो गई। चंद्रशेखर और भगत जैसे सुलझे हुए राजनीतिक विचारक कम ही हुए जिनका प्रभाव भारत की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पर पड़ा। मेरी मुक्ति संग्राम में उनका योगदान कहीं से भी कमतर नहीं था। उन सभी पर गर्व है मुझे। आज भी उन्हें याद कर रोमांचित होते रहती हूँ और अपने अन्य पुत्रों को भी उन्हें अच्छी तरह जानने के लिए कहती हूँ। वे कभी गांधी का अपमान नहीं किए और ना ही गांधी को अपनी राह का कांटा समझ हटाने को सोचे। गांधी के मन में भी उनकी साहस और बलिदान के भावना की बहुत इज्जत थी। मैं तो महसूस की कि वे एक दूसरे के राह में रोड़े न अटकाकर एक दूसरे के पूरक की ही तरह थे, जो मेरी मुक्ति संग्राम के लिए जरूरी थी। अब तुम लोगों में से बहुतों को सिखा दिया जाता है कि गांधी उन नवयुवकों के जान का भी दुश्मन था। ऐसा सिखाने वाले अक्सर भटके हुए लोग नहीं हैं, बल्कि निजी स्वार्थ में लिप्त मुझसे प्रेम का सिर्फ दिखावा करने वाले हैं। तुम सभी भ्रम में नहीं पड़ो। अपने स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं का सम्मान करना सीखो, तभी मेरी प्रगति होगी। हाँ, मेरे उन क्रांतिकारी पुत्रों की एक बड़ी योगदान और भी थी। देश में बढ़ रही कट्टरता और सांप्रदायिकता के विषभेल को वे समूल नष्ट कर देना चाहते थे, ताकि मेरे शरीर के टुकड़े ना हों। लेकिन काश वे पूरी तरह से सफल हो जाते। वे शक जख्मों के दर्द भी कम ना थे। जातिवाद की भेदभाव से मेरी संतानें कराह रही थीं। असल में वह मेरा ही दर्द था। अब सांप्रदायिकता भी नशे की तरह लोगों को बुरी तरह अपनी चपेट में ले रही थी, लेकिन तब सजगता की वजह से उसके जहरीले फल आम लोगों तक नहीं पहुंच पाए थे और मेरी धरती अभी भी इस नशे से बाहर था। लेकिन खतरों से मैं अनजान न थी और मुझे लग गया था कि इनकी सांप्रदायिकता अंग्रेजों की चाटुकारिता के लिए ही है और ये आज़ादी के राह के ऐसे रोड़े हैं जो अंततः किनारे फेंक दिए जाएंगे। हालांकि मेरी आज़ादी के कई दीवाने भी इस नशा के अनजाने शिकार हो गए और एक आध तो इस नशा के लती ही हो गए। इससे मैं बहुत दुखी थी कि आज़ादी के पहले ही मेरे शरीर के टुकड़े करने के स्वार्थी चालों में मेरे आज़ादी के खातिर जान हाजिर करने की सोच रखने वाले भी फंस ही गए। खैर, मेरी मुक्ति संग्राम का पहिया घूम रहा था और साइमन के जबरदस्त विरोध के क्रम में मैंने अपने लाला को खो दिया। उस दुख पर मरहम पट्टी किया भगत चंद्रशेखर और उनके साथियों ने। हत्यारे को दंड देकर वे शांत न बैठे और उन बहरों को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए केंद्रीय विधान परिषद में धमाके किए। हाँ, वे लोग निर्दोषों की हत्या के पक्ष में कभी नहीं खड़े हुए, भले ही खुद शहीद हो गए। लोगों में गुस्से का उबाल था और देश एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार हो चुका था। माहौल बनाने में मेरे इन क्रांतिकारी पुत्रों का भी योगदान था। सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया गया। अंग्रेजों में बेचैनी बढ़ी थी। देश आगे बढ़ रहा था, लेकिन गोलमेज वार्ता के नाम पर वे लोगों को फंसा कर रखना चाहते थे। अंततः आंदोलन निष्प्राण हो गया और मैं भी अस्तब्ध थी। लेकिन मुक्ति का पहिया रुका न था। दलितों को मान और सम्मान हासिल करने और अधिकार लेने के लिए अम्बेडकर लगातार प्रेरित कर रहे थे। इधर किसान और मजदूरों में भी नई जान आई थी। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट लगातार छोटे किसानों और मजदूरों को अपना हक छीनने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे। हाँ, मुझे भी सुकून मिल रहा था कि आज़ादी का मतलब सिर्फ यह नहीं था कुछ लोगों की आज़ादी। मुझे तो संपूर्ण मुक्ति चाहिए थी, गहरे जख्मों का इलाज चाहिए था। इस तरह अम्बेडकर कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट दलितों, मजदूरों, कामगारों और किसानों को लगातार चेतनशील बनाने में लगे हुए थे। यह कार्य भी मेरी आज़ादी का हिस्सा थे। ये सभी मेरी मुक्ति के लिए प्रयासरत थे। मेरा सपूत किसान पुत्र सहजानंद किसानों को संगठित कर अपने हक के लिए आवाज़ उठाने वालों को मेरी मुक्ति संग्राम से जोड़ रहा था। तब मुझे राहत मिलती थी कि यही तो किसान मेरी जान है और इनकी ही हालत ख़राब है जिसकी वजह से मेरे जख्म भर नहीं पा रहे हैं। अब किसान जग गए हैं और मुझे ज़रूर मुक्त करा लेंगे और मेरी जख्म भी भर जाएंगे, ऐसी आशा बंध चली थी। तब तक सुभाष देश से बाहर चला गया था और उसमें मेरी मुक्ति की छटपटाहट थी। उसने युद्धबंदी सैनिकों और अन्य देशभक्तों को साथ लेकर आज़ाद हिंद फौज बनाई। इधर देश में गांधी ने अंतिम लड़ाई को सोचा। अब एक ही रास्ता है,
करो या मरो, महासंग्राम छिड़ गया। नेहरू, पटेल और सभी उत्साह से अंग्रेजों का मुकाबला करने में लग गए। अब अंग्रेजों को लग गया था कि वे थोड़े ही दिनों के मेहमान हैं। किसी तरह अंग्रेजों ने आंदोलन को तो कुचल दिया, लेकिन अब उन्हें कई सुधारों के लिए भी मजबूर होना पड़ा था। अब धीरे धीरे उनकी अनुशासित सेना में भी विद्रोह के बीज जमने लगे थे और आज़ाद हिंद के सिपाहियों के सवाल पर रॉयल नेवी में विरोध हो गया था। किसी तरह उन्हें शांत किया जा सका। अब मेरी मुक्ति के दिन काफ़ी नज़दीक थे, लेकिन मैं उतना खुश नज़र नहीं आ रही थी। सांप्रदायिकता वाली विष बेल की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी थीं कि उसे उखाड़ने में मेरा कलेजा ही फट गया। मैंने अपना अंग ही गंवा दिया। अब मैं मुक्त थी, लेकिन जख्म भरे नहीं थे। अब भी कई घावों ने मुझे गहरा दर्द दिया है, लेकिन मैं भरोसा खोई नहीं हूँ। मरहम पट्टी लगाकर मेरे जख्मों का इलाज होगा, मैं आश्वस्त हूँ। अभी मैं काफ़ी ऊर्जा से भरी हुई माँ हूँ, जो अपने हर बच्चे की खुशहाली से तो खुश नज़र आती है, लेकिन असमानता की जख्म की गहराई से कराहें भी निकलती हैं। कई जख्में हैं। अभी भी सांप्रदायिकता की विषबेल पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है। अपने करोड़ों संतानों की जिस माँ को गर्भ से सीना चौड़ा कर दुनिया में तन कर खड़ा होना था, वह दूसरे की भरोसा करे, यह ठीक नहीं लगता। जिसे दूसरों की समस्याओं को सुलझाने योग्य बनाना था, वही समस्याग्रस्त लगे, यह ठीक नहीं लगता। मेरा वैज्ञानिक संतानों ने प्रगति की राहें दिखाई हैं। आशा है कि मेरी मिट्टी में जन्मा मेरी हर संतान पढ़ी लिखी और ऊर्जावान होगी और अपनी माँ के पुकार को सुन पाएगी। मेरी हर पुकार अपनी संतानों के सर्वांगीण विकास के लिए ही होती है। इससे मैं स्वस्थ रहते हुए दीर्घजीवी रहूँगी।